पहली बात तो यही है कि रामचंद्रन प्लॉट की आज जो बात करने वाले हैं वो रामचंद्रन प्लॉट से रिलेटेड जो पेप्टाइड्स की प्रॉपर्टीज है उनका हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। पहला तो ये कि कभी भी जब भी पॉलीपेप्टाइड एकदम मान लीजिए फॉर्म होती है ट्रांसलेशन के दौरान, ठीक है, राइबोसोम से जैसे ही पॉलीपेप्टाइड रिलीज हुई देन वो हमेशा स्ट्रेट फॉर्म में रहेगी। ठीक है, स्ट्रेट फॉर्म में इसके अलावा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि जब भी पेप्टाइड फॉर्म होता है, मान लीजिए एक डायापेप्टाइड की हम बात करें तो इसमें मैंने ये बताया था कि जो कार्बन अल्फा एंड कार्बोनिल कार्बन, ये जो बैकबोन एटम है, ठीक है, ये बैकबोन एटम में जो कार्बोनिल कार्बन है और कार्बन अल्फा फर्स्ट अमीनो एसिड का, उसके बीच जो एंगल होता है उसको बोलते हैं साई। ठीक है, उसको बोलते हैं साई, ये त्रिशूल वाला मार्क। एंड वो वाला जिसमें बैकबोन एटम के नाइट्रोजन एटम में एंड जो दूसरा वाला अल्फा कार्बन होगा अमीनो एसिड का, उनके बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं फाई। ठीक है, बेसिकली ये जो फाई और साई एंगल है, इनको या तो आप ये कहिए ये टॉर्सिनल एंगल है या फिर ये कहें कि ये डाईहेड्रल एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका क्या यूज है, ये इनकी वैल्यूज हमें क्यों पता होनी चाहिए, या फिर ये कहें कि इनकी जानकारी हमारा प्रोटीन में क्या रोल प्ले कर रही है। देखिए, जब भी पॉलीपेप्टाइड एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। कब तक फंक्शनल नहीं है, जब तक कि वो अपने नेटिव कन्फर्मेशन में नहीं आ जाएगा, यानी नेटिव कन्फर्मेशन का बायोलॉजिकली एक्टिव कन्फर्मेशन। और वो बायोलॉजिकली एक्टिव कन्फर्मेशन कब पॉसिबल है, जब प्रोटीन के जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें थोड़ा सा फोल्डिंग हो। ठीक है, फोल्डिंग होने की वजह से या ये कहें कि कहीं ना कहीं रोटेशंस हो, और वो रोटेशन एक्चुअल में पॉसिबल कहाँ होते हैं, किसी भी पॉलीपेप्टाइड में। ये भी मैंने बताया था कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में कभी भी वो बैकबोन जो एटम होता है यानी CO और NH का जो कॉम्बिनेशन वाला बॉन्ड है वो कभी भी फ्री रोटेशन नहीं करता है। ठीक है, और ये एक तरह से फेवर कर रहा है प्रोटीन को या पॉलीपेप्टाइड को उस पर्टिकुलर प्रोटीन जो बनने वाली है उसको नेटिव कन्फर्मेशन में लाने के लिए। ठीक है, इसको ऐसे भी समझते हैं कि इसमें तो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो फ्री रोटेट कौन कर सकता है, या ये कहे कि मूव कौन कर सकता है, फ्री रोटेशन के कॉम्बिनेशंस किस में बन सकते हैं, या तो साई में या तो फिर फाई में, ये जो डाईहेड्रल एंगल्स है। ठीक है, रामचंद्रन प्लॉट ये बताता है कि डिफरेंट दो तरह से ये बात करता है। क्या, एक तो पर्टिकुलर अमीनो एसिड की किसी भी पॉलीपेप्टाइड में क्या क्या फ्री रोटेशनल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं कि जिससे प्रोटीन अपने नेटिव कन्फर्मेशन में आए। नेटिव कन्फर्मेशन का मतलब हुआ कि वो किसी तरह से फंक्शनल अपने 3D शेप में आ जाए या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आ जाए। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रोटीन हो जब तक वो अपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में नहीं आएगी तब तक कि वो फंक्शनल नहीं होती है। ठीक है, तो फंक्शनल होने के लिए क्या नेसेसरी है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होना। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रेट चेन से जो पॉलीपेप्टाइड की जो स्ट्रेट चेन है उससे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आने के लिए कुछ रोटेशंस या कुछ फोल्डिंग्स जरूरी होंगी। वो फोल्डिंग्स या वो रोटेशंस कहाँ कहाँ पर पॉसिबल होते हैं, यही फाई एंड साई के एंगल्स में, या ये कहें कि ये जो बैकबोन एटम से और कार्बन साई के बीच में जो बॉन्ड होता है वो उसमें रोटेशंस हो सकते हैं, या फिर है तो ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड से। रामचंद्रन जी ये बताते हैं, ये बेसिकली इनका नाम GN रामचंद्रन था। इन्होंने अकेले नहीं, इनके साथ ही कोवर्कर्स भी थे, उन्होंने काम किया और ये बताया कि कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कि वो अपने नेटिव कन्फर्मेशन में आए। ठीक है, एक तो ये बात करता है रामचंद्रन प्लॉट। दूसरी बात क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कितने फ्री रोटेशन या रोटेशनल मूवमेंट पॉसिबल हैं, इस बात को भी इस डायग्राम के थ्रू या ये कहे इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताया जाता है। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आया। अब इसमें क्या यूजुअली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं के, ये देखिए एक तरफ एक एक्सिस पर साई का कॉम्बिनेशन ले हुए हैं। ठीक है, साई की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, एक कॉम्बिनेशन पर
फाई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। फाई दैट मीन्स इसकी बात कर रहे हैं एंड साई दैट मीन्स इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये जो दो डायहेड्रल एंगल्स हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसमें देखिए, सबसे पहले मैंने ये भी बताया था कि जब भी प्रोटीन फोल्डेड होना शुरू होती है तो पॉलीपेप्टाइड जब 180 डिग्री में है, इनके जो कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो -180 से, या ये कहें कि इनकी जो वैल्यूज है वो -180 से +180 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये क्या है कि अब जब भी -180 से या +180 तक हो तो कुछ भी सकती हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी तभी है कि वो काम या फिर पॉलीपेप्टाइड कब करेगी, जब उसमें कुछ ऐसे जो ऑलरेडी नेचर ने फिक्स कर रखे हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोटीन का यही वाला स्ट्रक्चर जब फॉर्म होगा तभी वो प्रोटीन फंक्शन करेगी, अदरवाइज वो फंक्शनल नहीं होगी, नॉन फंक्शनल होगी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि जब भी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड स्टेट से फोल्डिंग होना शुरू होती है तो उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है वो बेसिकली अल्फा फॉर्म यानी कि रेगुलरली फोल्डेड होकर के अल्फा हेलिक्स बनाती है, या फिर इरेगुलरली फोल्डेड होकर के बीटा शीट बनाती है, ठीक है। यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया गया है वो बेसिकली अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स को ही, की जो प्रोटीन्स हैं उन्हीं को इंडिकेट किया गया। क्या कि यूजुअली अल्फा हेलिक्स, वो भी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ज़्यादा स्टेबल होता है। ये भी मैं बताई थी कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, ठीक है। तो उसमें क्या है कि, और वो राइट हैंडेड कब बनाएगा, जब यही फाई एंड साई की वैल्यूज कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। और नेगेटिव में भी एक फिक्स्ड है क्या कि फाई की वैल्यू होनी चाहिए -57 एंड साई की वैल्यूज होनी चाहिए -47। तो यहाँ पर देखिए ये -60 के लाई कर रहा है, यहाँ पे ये जो डॉट दिखाया हुआ है ये बेसिकली -47 को दिखा रहा है, ठीक है। और जो फाई की वैल्यू है वो भी यहाँ पे, ये जो क्वाड्रेट है तो उसमें ये भी तो नेगेटिव वैल्यूज ही होंगी, जाहिर सी बात है। यहाँ पे कहीं 60 डिग्री होगा, यहाँ पे 120 होगा, इस तरफ 180 होगा क्योंकि 0 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये वाला जो डॉट है, ठीक है, इस वाले डॉट में रिप्रेजेंट करता है कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को, ठीक है, जो कि ज़्यादा स्टेबल है। जबकि जब हम लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन केस इस क्वाड्रेट में जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, जबकि वो ज़्यादा अनस्टेबल होता है। दूसरी जो इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस वाले क्वाड्रेट से आते हैं। क्यों? क्योंकि बीटा शीट के लिए जो कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, या बीटा शीट फॉर्म होने के लिए जो एंगल्स, डायहेड्रल एंगल्स की जो वैल्यूज होनी चाहिए वो लगभग पैरेलल बीटा शीट के लिए -190 होगा, -190 एंड साई की वैल्यू होगी +130। तो ये देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये वाले में ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो डॉट दिखाया है, बेसिकली इसी को जो पैरेलल बीटा शीट है उसकी पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है, कि इस कन्फर्मेशन में या ये कॉम्बिनेशंस होंगे तो बीटा शीट अपने नेटिव कन्फर्मेशन में आ सकती है। कुछ प्रोटीन्स ऐसी बल्कि ऑब्जर्व करी गई हैं, जैसे कि मायोग्लोबिन है, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें केवल और केवल अल्फा हेलिक्स ही है, ठीक है। अल्फा, ये कह सकते हैं अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में ही वो प्रोटीन होती है, ठीक है। 156 अमीनो एसिड्स होते हैं, वो सारे के सारे अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है, वो भी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। नेक्स्ट वन, अगर बात करें कि एंटी पैरेलल के लिए जो कॉम्बिनेशन है वो -139 एंड +135 की वैल्यूज दी हुई है, साई की एंड फाई की। तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, हालांकि प्लांट्स के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एनिमल बैकग्राउंड से, या ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में चूँकि प्लांट्स एंड हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए हो जाएगा। तो फिर एक और पूछा जाता है प्रोटीन का, कोलेजन का, ठीक है। कोलेजन जो बेसिकली ईसीएम में होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, उसकी पोजीशन बताता है, ठीक है। तो ये सारे, ये रामचंद्रन प्लॉट है, बेसिकली यही दो चीज़ें, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर बताना, और इसके अलावा अमीनो एसिड की कितने फ्री रोटेशनल, या ये कह सकते हैं कि वो कितना रोटेट कर सकता है, फ्री रोटेट कर सकता है उसकी पॉसिबल किसी पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है, वो पॉसिबल वैल्यूज इसी प्लॉट्स के थ्रू
रिप्रेजेंट करी जाती है। जैसे कि अगर हम ग्लाइसिन की माने, ठीक है, तो उसमें वेरियस कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, और या ये कहे कि मैक्सिमम फ्री रोटेशनल वैल्यू किसकी होगी, ग्लाइसिन की। क्यों होगी? बिकॉज ग्लाइसिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत छोटा होता है, तो स्टेरिक हेमरेज वाली कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। ठीक है, जब भी मैंने ट्रांस बताया था ना कि ट्रांस और सिस वाला कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें सिस अनफेवर करता है, जबकि जो ट्रांस वाला है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ज़्यादा फेवर करता है। ठीक है, या प्रोटीन को स्टेबल बनाता है। तो वही चीज़ है कि ग्लाइसिन जब कभी होगा तो वो फेवर करेगा। ठीक है, या ये कहे कि ग्लाइसिन किसी पॉलीपेप्टाइड में इजीली फ्री रोटेट कर सकता है, इसी वजह से उनकी वैल्यूज मैक्सिमम होती हैं। जबकि इसके अपोजिट अगर बात करें प्रोलीन की, तो प्रोलीन एक ऐसा अमीनो एसिड है, अगर वो किसी पॉलीपेप्टाइड में मौजूद है तो उसके सबसे बहुत मतलब कि जो कॉम्बिनेशंस, इनके डायहेड्रल एंगल्स के जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है, ताकि वो प्रोटीन को नेटिव कन्फर्मेशन में ला सके, वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज होती है। क्यों? क्योंकि प्रोलीन का इटसेल्फ इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस वजह से प्रोलीन की वैल्यूज बहुत रेस्ट्रिक्टेड होती है इन कंपैरिजन टू ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की जितने भी 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है? ग्लाइसिन की। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, और मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अच्छी चीज़ सभी के पास पहुँचे। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको, अगर आप हायर एजुकेशन में हो तभी भी काम देगा, 12th में पढ़ रहे हो तो भी काम देगा, बीएससी कर रहे हो तो भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लगभग पूछा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हो। थैंक यू।